अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ तमाम तर बच्चे खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपसे माई स्टडी कैम्प के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ और आज हम फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2, बेसिकली हमने चैप्टर नंबर 2 हमने किया 1 किया है, 0 किया है हमने, बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, एंड हम अब कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज फोर्स एंड मोशन। अच्छा, फोर्स एंड मोशन का ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले एक लेक्चर हमारा हो चुका है, ये लेक्चर नंबर 2 है। अच्छा बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ब्रीफ किया था मोशन के मुतल्लिक, रेस्ट के मुतल्लिक और बहुत सी चीज़ें और सिखाई थी, आपको याद होगा। अब हम ना एक छोटी सी मैं आपको लिखवा दूँ, एक हमने टेबल छोड़ा था एक, ठीक है, स्पीड के मतलब स्पीड का था वो आपने याद कर लेना है। मोशन और ये आ गया स्पीड। मोशन में मैं वो चीज़ लिखूंगा और उसके बाद उसके आगे उसकी स्पीड लिखूंगा। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, स्पीड ऑफ ईएम वेव्स कितनी होती है? गैस करें। 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन है स्पीड ऑफ अर्थ अराउंड सन, अर्थ अराउंड सन, ये कितनी होती है बच्चों? 2.96 क्रॉस 10⁴ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है आपके पास मून अराउंड अर्थ, स्पीड ऑफ मून अराउंड अर्थ, ये कितनी होती है बच्चों? ये होती है 1000 मीटर पर सेकेंड, लिख सकते हैं, ठीक है। या इसको 1 क्रॉस 10⁻³ मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास कौन सी हो सकती है? स्पीड ऑफ साउंड बट इन एयर, ये याद रखिएगा। स्पीड ऑफ साउंड, वैसे तो ये हमने चैप्टर पढ़ना है पूरा, इन एयर यानी हवा में स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है बच्चों? गैस करें। 332 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर पे कोई पूछता है ना, तो वो 340 होती है, ये आपने याद रखना है। रूम टेम्परेचर पे 340 होती है और वैसे इधर 332 होती है। और उसके अलावा एक और लिख लें, रनिंग चीता, स्पीड ऑफ रनिंग चीता दैट इज 29 मीटर पर सेकेंड। बाकी उसके अलावा बुक में कुछ लिखी हुई हैं, ये वो हैं जो बहुत मुझे लग रहा था इंपॉर्टेंट हैं और आ सकती हैं, ये मैंने आपको लिखवा दी। बुक में भी लिखी हैं, उनको भी आप एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। क्या एक्सेलरेशन क्या होता है? तो मैं ना एक्सेलरेशन को हमेशा याद रखता होता हूँ। यू कैन से एक्सेलरेशन अगर हमें समझना है ना, तो उसके लिए एक फोर्स का, बल्कि वो मैं आपको उसके आगे ही इसके साथ एक्सप्लेन करता हूँ, रुकें। तो हम बोलेंगे रेट, पहले डेफिनेशन लिख लें, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी के तब्दील होने का नाम एक्सेलरेशन है। क्या मतलब इसका? यानी अगर हम ये लिखें डेल्टा वी, ठीक है, ये तो क्या यही एक्सेलरेशन है? यस, बस नीचे टाइम भी आना चाहिए। अच्छा, अगर हम ये लिखें कि डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन अगर हम इसकी देखें, अगर डायरेक्शन देख रहे हैं तो ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर, ये भी याद रख लें। डायरेक्शन देखें तो इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी के लॉन्ग नहीं होती, बल्कि चेंज इन वेलोसिटी के लॉन्ग होती। डेल्टा साथ होगा, डेल्टा के बगैर नहीं। इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी। बच्चों ये चीज याद रखनी है। दूसरी बात है, ये आपको पता चल गया होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरा हम इसका यूनिट लिख लेते हैं। यूनिट इसका क्या होता है? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इसका यूनिट सीजीएस में लिखें या दूसरी तरह लिख लें, बल्कि ये न्यूटन पर किलोग्राम भी होता है। ये मैंने कहां से लिया बताता हूं। F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम, F इज इक्वल टू न्यूटन एंड किलोग्राम पर किलोग्राम, ये इसका यूनिट भी हो सकता है। इसके अलावा इसके सीजीएस में यूनिट भी आप निकाल सकते हैं। सीजीएस मैंने आपको यूनिट नंबर जब 0 करवाया था उसमें बताया था, उसके बारे में वो आप खुद निकालिएगा। उसके अलावा इसकी डायरेक्शन जो होती है ना, मैंने आपको लिखवाया अलोंग होती है, दोबारा लिख देता हूं, अलोंग डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, या यूं भी कह सकते हैं अलोंग फोर्स। तो मैं कहता हूं
कि एक्सेलरेशन की वजह कौन सी चीज बनती है, वो फोर्स होती है। जब भी फोर्स लगेगी वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा तो आपके एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ये बात है। एक्सेलरेशन कब आता होता है, जब ही फोर्स लगती है, फोर्स लगेगी। अब एक बॉडी जा रही है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड पे जा रही है। अब अगर हम इस पे हम कह दें कि इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, हम फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लें कि कह देते हैं कि ये जो गाड़ी है इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है बल्कि क्या है, चेंज हो रही है, लेकिन हम कह रहे हैं इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही। ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के खिलाफ हो जाएगा, लॉ ऑफ इनर्शिया के खिलाफ हो जाएगा। इसीलिए वेलोसिटी हमेशा तब चेंज होती है जब क्या लगती है उस पे, फोर्स। जब फोर्स लगती है वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज से क्या प्रोड्यूस होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी बेसिकली क्या है, एक्सेलरेशन, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का जस्ट मुझे आपको एक जनरल सा कॉन्सेप्ट देना था, वो मैं दे चुका। अब हमें इसकी साइन कन्वेंशन को डिस्कस करते हैं। इसमें चूंकि हम साइन यूज करेंगे, तो जब भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा ना तो समझ जाएंगे वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है। और जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा ना, समझ जाए क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। इसको हम पढ़ते हैं रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, और इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको और भी नाम दिए जाते हैं। रिटार्डेशन को हम डिसेलरेशन भी कहते हैं, डिसेलरेशन। इसको हम और क्या क्या नाम देते हैं, डिसेलरेशन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ए के ऊपर एरो हो, ये मतलब एरो वेक्टर है। अच्छा, आप लोगों को इंशाल्लाह वेक्टर वाला चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, वो मैं अभी थोड़ा रिस्क पे है कि इस दफ़ा पता नहीं आए या ना, तो इसीलिए वो मैं नहीं करवा रहा, लेकिन फिर भी बेसिक्स ऑफ तो करवानी पड़ेंगी, बेसिक्स ज़रूरी है, वो आपको बतानी होंगी। अच्छा, इसका मेरा फॉर्मूला तो रह ही गया, सब कुछ लिख लिया, फॉर्मूला लिखा ही नहीं। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है ए एक्सेलरेशन, बल्कि अभी आप पहले तो एक्सेलरेशन लिखे ना, ठीक है। एक्सेलरेशन वैसे ये एवरेज ही निकल रहा होता है, जो हम कैलकुलेट करते हैं ना, ये एवरेज होता है। डेल्टा वी ओवर टी, या इसको लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, वी एस माइनस वी आई ओवर टी बच्चों। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये होता है कि आपने अब आगे कैलकुलेट करनी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। देखते हैं, बल्कि पहले एक एग्जांपल लिखें। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, फॉर एग्जांपल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो वेलोसिटी की किस तरह होती है, जरा सोच के बताएं। सोचें, सब बच्चे अभी जल्दी जल्दी से ड्रॉ करें अपने पेपर के ऊपर, जल्दी एक सर्कल ड्रॉ करें जो बेसिकली घूम रहा है, और वो उसके साथ एक रॉड है जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रही है। और आप ड्रॉ करके देखें कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, जरा देखें, आपको पता चल जाएगा कि चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है या वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो ये जल्दी से ड्रॉ करें, उसके बाद मैं करता हूं। आपके पास जस्ट 30 सेकेंड्स है, जल्दी जल्दी करें बच्चों, जल्दी जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं। अभी बोर्ड की तरफ कोई ना देखे, मैं उतनी देर इसको खुद ड्रॉ कर लेता हूं, उसके बाद करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप अपना करें, मैं अपना कर रहा हूं। अच्छा, अब देखें सब बच्चों, ये जो बॉल है ये घूम रही है सर्कल में, यानी कि ये कौन सा हो गया मोशन, कौन सा है, सर्कुलर मोशन। ये जो रॉड है ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। वो कौन सी है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो उसको किस में घुमा रही है, सर्कल में। सर्कल में जो फोर्स घुमाती है उसे क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, और उस फोर्स से एक्सेलरेशन कौन सा बनेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैंने आपको बताया जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगी, एक्सेलरेशन, ठीक है, उसी डायरेक्शन में, यानी फोर्स भी नीचे को, एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स द सेंटर है। वेलोसिटी किस तरह है, वेलोसिटी है इस तरफ, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये इस तरफ है। वेलोसिटी किस तरफ है, टेंजेंट के अलॉन्ग है। तो क्या ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं होंगे? तो यहां से ये साबित हो जाता है कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन वाली एग्जांपल से हमने ये साबित किया है कि ये जो एक्सेलरेशन होगा ये चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, ना कि इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा बच्चों, ये बात तो क्लियर होगी कि वो किस डायरेक्शन में होगा, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, ना कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम आगे करते हैं।
आगे हमने करना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये सिंपल है, जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी वैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, वी कैन से व्हेन velocity of body changes equally in equal interval of times, in equal intervals of time। यानी वो कहता है कि हर वक्त के लम्हे में, यानी जो वक्त आपको दिया गया उसके अंदर अगर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेलरेशन के मामले में, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम उसको क्या पढ़ देते होते हैं? हम उसको पढ़ते होते हैं एक्सेलरेशन, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये ग्राफ है वीटी ग्राफ। ये मैंने आपको जब मैंने पढ़ाया ना, चैप्टर का टेस्ट हुआ था फर्स्ट, तो उसमें मैंने ये बनाया था, याद हो आपको, वीटी ग्राफ। तो ये क्या है? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। क्या इसकी स्लोप चेंज हो रही है? सोच के बताएं, क्या इसकी स्लोप चेंज हो रही है? नहीं बच्चों, क्योंकि स्लोप का एंगल यहां भी 45 है। फॉर एग्जांपल कंसीडर करें कि मैंने बिल्कुल मिड में बनाई है, यहां 45 है, तो यहां से भी देखेंगे 45 ही है, यहां से भी देखेंगे 45 ही है। वो अपना एंगल नहीं चेंज कर रही है, वो एंगल उतना ही है जितना उसका पहले था, एंगल सेम रह रहा है। जब एंगल सेम रह रहा है मीन्स के वेलोसिटी एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी बढ़ रही है। ये देखें, वेलोसिटी लम्हा लम्हा बढ़ रही है, टाइम भी बढ़ रहा है, वेलोसिटी इक्वली चेंज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप यहां पर वेलोसिटी देखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये 2 था, ये था 4, ठीक है, और यहां पर टाइम था 1, यहां पर टाइम लगा लें आप 2, यहां पर वेलोसिटी कैलकुलेट करें, सॉरी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें इन दो टाइम इंटरवल्स के दौरान और इन दोनों के दरमियान, ये 0 है। यहां पर फाइनल क्या थी? 2 माइनस इनिशियल ओवर 1, तो आंसर कितना आया? 2। अब ऊपर देखें, 4 फाइनल है, माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आया? 4 माइनस 2, 2 डिवाइडेड बाय, या सॉरी यहां पर टाइम 1 है, ये देखें ना, इतने टाइम का देख रहे हैं ना हम, तो 1 है, फिर आंसर कितना आ गया? 2। अब हर इंटरवल में देखेंगे आंसर कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फॉर एग्जांपल जितना भी आपने रखा है जिस भी टाइम के अकॉर्डिंग। तो इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ग्राफ की समझ आई? अच्छा, ये तो मैंने बनाया वीटी ग्राफ। अब मैं तीनों ग्राफ बना देता हूं आपके सामने। अगर तो आप बनाए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वो तो ये आएगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर आप बनाते हैं, ये एक्सेलरेशन है, इसकी स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगी। अगर तो आप बनाते हैं एटी ग्राफ, यानी कि एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ, तो वो ये आएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? बोले बच्चों, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रहा। एक्सेलरेशन जो है वो वही है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन ही आएगा ना। जल्दी जल्दी बोला करें, आप लोग बहुत स्लो बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ग्राफ हम बना लेते हैं फटाफट। डी और टी के दौरान डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये। अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम कैसे निकाल सकते हैं यानी कि एक्सेलरेशन? सोचें जरा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे बच्चों? याद आया कुछ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको देता है वेलोसिटी। आपने एक्चुअली वेलोसिटी का ग्राफ बना लेना, उससे आपको आइडिया हो जाना है कि वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है, और वही हमारे हिसाब से एक्सेलरेशन के साथ होगा, ठीक है, क्योंकि उसी के चेंज के हिसाब से हमने एक्सेलरेशन देखनी होती है ना बच्चों। और समझ आई कि नहीं? चलें, ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, ये भी आपको समझ नहीं आएगा जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। ये जब हम सारा पढ़ेंगे मिला के तब समझ आएगा, इसलिए इस पॉइंट को भी छोड़ दें, हम आगे ही चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगली चीज़ आ जाती है, सिंपल वन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये क्या कहता है? एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी भी एक मखसूस लम्हे में एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब मैंने आपको समझाई थी ये सारी बात लास्ट लेक्चर में कि वो क्या होता है, ठीक है, टाइम लिमिट क्या होती है, लिमिट अप्रोच टू ज़ीरो का मतलब क्या होता है, ये हर चीज़ हमारी हो चुकी है।
मैं जस्ट लिख के आगे चला जाऊंगा, ठीक है। डेल्टा टी ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। अच्छा, एक और इधर लाइन लिख लें नोट बना के, ये आप लोगों ने जरूर लिखना है, इंपॉर्टेंट नोट है। कहता है एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, फोर्स FORCE फोर्स, और एक और बोलनी क्वांटिटी, जल्दी सोचे कौन सी होगी, जरा दिमाग लड़ाएं। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी फोर्स, और कौन सी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनकी डायरेक्शन सेम होगी इन सब की, सोचें। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। इम्पल्स की भी डायरेक्शन फोर्स की इक्वल होगी, एक्सेलरेशन फोर्स के वही होगी, चेंज इन वेलोसिटी भी फोर्स की डायरेक्शन में होता है, ठीक है। यूं कह लेंगे ये चारों के चारों ऑलवेज किस तरह होंगे, और ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन। ये आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखवाई है, इसको बच्चों रट लें, ये नहीं भूलनी चाहिए आपको। अच्छा, यहां पर एक और नोट लिख लें, एक्सेलरेशन, यहां पर एक और नोट लिखें बच्चों, एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती व्हेन आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। कहता है अगर तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई या मैग्नीट्यूड चेंज हो गई या दोनों चेंज हो रहे, तीनों केसेस में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी। एक्सेलरेशन सिर्फ जीरो कब होगी, जब मैग्नीट्यूड भी जीरो हो और डायरेक्शन भी ना चेंज हो रही हो, ठीक है बच्चों, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन। अब इसकी एग्जांपल आप मांगेंगे सर ऐसा कहां होता है, तो ये देखें, सर्कुलर मोशन में बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट, लेकिन वेलोसिटी सिर्फ चेंज हो रही थी किसकी वजह से, डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से। ऑल द डायरेक्शन के चेंज की वजह से होती है, लेकिन आपके पास एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो एक्सेलरेशन दोनों केसेस में होगा, आइदर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई है बच्चों। अच्छा, अब ना हमने एक छोटा सा ग्राफ पढ़ना है, बल्कि टेबल है ये ना, तो ये ज़रा थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पर ज़रा आपने ना होश संभाल के बैठना है आपने, ठीक है। इसका नाम है टॉपिक का डिस्प्लेसमेंट। ऑल्दो मुझे ये चैप्टर बहुत बोरिंग लगता है, बिकॉज इंतहाई मैं कहता हूँ ये फिजूल चैप्टर है। ऑल्दो मुश्किल है, बच्चों को ज़्यादा MCQ इसी में से गलत होते हैं, लेकिन मुझे बहुत फिजूल लगता है, पता नहीं क्यों। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, ग्राफ विच tells द वेरिएशन इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, टेल्स वेरिएशन, जो कि डिस्प्लेसमेंट में जो बदलाव आता है ना वक्त के साथ साथ, वो बताता है विद टाइम, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आई होगी आपको। अच्छा, इसकी वेलोसिटी, इसकी स्लोप क्या देती है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है, d/t क्या देता है आपको, वेलोसिटी। याद रखिएगा ये बात, ये आपसे मैंने MCQ पूछता होता हूँ, आपको पता है ऐसे MCQ मैं करता होता हूँ। अच्छा, आगे हम ग्राफ बना लेते हैं, तो यूं समझ लें कि मैंने टेबल तो मुझे नहीं याद रहा बनाने का, ऐसे ही बना लेते हैं अभी, 2 and 3। अच्छा, अब यहां पर हमने लिखना है ग्राफ, GRAPH ग्राफ, यहां पर हम लिखेंगे वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी। यहां पर हम लिखते हैं स्लोप भी बेसिकली इसकी वेलोसिटी होती है, और यहां पर हम लिखेंगे एक्सेलरेशन ये लिख लेते हैं बल्कि, ठीक है, एक्सेलरेशन। हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में dt आपके पास कैसा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। बच्चों स्लोप कैसी है, स्ट्रेट लाइन है, मैंने आपको बताया है, जब लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, चाहे ऐसे है चाहे ऐसे है, वे स्लोप कितनी, जीरो। स्लोप जीरो तो यानी क्या जीरो, वेलोसिटी जीरो, स्लोप भी जीरो। जब वेलोसिटी भी जीरो है, स्लोप भी जीरो, तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी तो होगा नहीं, ठीक है। पहले ग्राफ में तीनों चीजें जीरो, समझ आई बच्चों, पहले ग्राफ में तीनों चीजें जीरो हो गई हैं, ठीक है।
नेक्स्ट ग्राफ हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा लेंथ दे लूँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट ग्राफ आपसे कहता है इट इज़ वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हम ग्राफ नहीं बनाते होते, स्ट्रेट लाइन, पैरेलल स्ट्रेट लाइन, दिस वन, ठीक है। अब ये है, अब इसमें आप देखें, इसमें स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, स्लोप कांस्टेंट है, जीरो नहीं है, कांस्टेंट है, ठीक है। जीरो स्लोप कब होती है, जब उसका एंगल जीरो हो, ये देखें। मैक्सिमम स्लोप कब होती है, जब वो 90 पे हो, ये होती है। और इन बिटवीन हो तो हम ये इस तरह है ना, अगर ये चेंज नहीं हो रही, इसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। तो इधर वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट बच्चों, इधर स्लोप कैसी है, कांस्टेंट है बच्चों। और तीसरी चीज, इधर एक्सेलरेशन कैसा है, जीरो। क्यों, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट, चेंज इन वेलोसिटी जीरो, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, अब हम नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं। इसी तरह हमने तकरीबन 3-4 ग्राफ हैं ये जो पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, आ जाते हैं बच्चे फिर मुंह देखते हैं बैठ के, क्योंकि ग्राफ टैली नहीं करना आता बच्चों को। मैंने आप लोगों को इसीलिए वो पहला एक जो लेक्चर दिया था ना, उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट थिंग बच्चों, डी टी, डी एंड टी। अच्छा, ये वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब इसका नाम सब बच्चे नीचे कमेंट करेंगे। ये देखें, स्लोप क्या कर रही है, स्लोप इंक्रीज हो रही है। कैसे इंक्रीज हो रही है, जरा देखें। स्लोप इंक्रीज आपको पता है कैसे पता चलेगा, टेंजेंट ड्रॉ किया करें आप, टेंजेंट ड्रॉ करके देखें। अगर तो टेंजेंट का एंगल 90 की तरफ जा रहा हो, यानी ये 0 होता है, ये 90 होता है। अगर तो एंगल ऐसे है, पहले ऐसे है, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, तो ये स्लोप इंक्रीज हो रही है। और अगर ऐसे आए, 90 से 0 की तरफ आए, तो इट मीन्स कि स्लोप क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। अब देखें जरा, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये 0 डिग्री पे है, ठीक है। यहां पर चेक करें, ऊपर की तरफ जा रही है टेंजेंट, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहां पर आके बिल्कुल ही ऊपर की तरफ चला गया 90 डिग्री। तो ये क्या कर रही है, स्लोप इंक्रीज हो रही है। स्लोप इंक्रीज करने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, ये 0 है, ये 90 है, ठीक है। अगर तो यू हो तो स्लोप क्या है, 0, यूं तो कुछ वैल्यू, यूं कुछ वैल्यू, यूं भी कुछ वैल्यू, बढ़ रही है, लेकिन यहां पर जाके मैक्सिमम स्लोप। तो ये आपने याद रखना है ग्राफ ज़हन में, ठीक है। आज मैंने आपको स्लोप का एक बेसिक बताया, ये आपने याद कर लेना है अच्छे से। अच्छा, स्लोप क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी क्या करेगी, वो भी इंक्रीज करेगी। जो स्लोप है वही तो वेलोसिटी है। और एक्सेलरेशन क्या करेगा, एक्सेलरेशन क्या करेगा, सोचें जल्दी, एक्सेलरेशन कैसा होगा। मैंने आपको बताया वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो एक्सेलरेशन कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। ये मैं ऊपर बता के आया हूं, ठीक है। अब हम जरा नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं। समझ आ गई है स्लोप वाली बातें बच्चों। स्लोप को मैं ना अभी नीचे एक दफ़ा एक्सप्लेन करता हूँ, एक दफ़ा और, ठीक है। स्लोप के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स बताने हैं, लेकिन मैं सोच रहा था कि वो एक साथ ही बता लूँ, लेकिन आज के लेक्चर में नहीं, तो फिर कल मैं एक लेक्चर ज़रूर आपको स्लोप पे देता हूँ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये बना ग्राफ, ठीक है। अब फटाफट इसकी स्लोप टैली करें मेरे साथ। ये देखें, ये क्या है, ये तो 90 की तरफ चलेगी डायरेक्ट ही, ये मैक्सिमम स्लोप है। ये 90 से कम हो रहा है एंगल, 90 से कम हो रहा है एंगल, 90 से कम हो रहा है एंगल, ये 0 हो गया। तो स्लोप क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। स्लोप क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। एक्सेलरेशन कैसा होगा, मैं बता के आया हूं ऊपर, नेगेटिव होगा एक्सेलरेशन बच्चों। होश से वैसा करें, होश 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 बहुत जरूरी है। नेक्स्ट थिंग इज, लेट्स ड्रॉ अनदर ग्राफ, ठीक है। वो क्या कहता है, ठीक है, ये सारे जितने भी ग्राफ आपको पेपर में आने हैं ना, मैंने आज तकरीबन सारे करवा दिए डी टी, ठीक है। एंड ये एक अप हिल बन गया, ये हिल टाइप, इसको बेल शेप ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, बेल शेप ग्राफ, ठीक है। ये आपने ज़हन में रख लेना है। अब देखें ज़रा, इसमें पहले सबसे पहले आप स्लोप निकालें मेरे साथ। यहाँ पर स्लोप क्या है, मैक्सिमम। यहाँ पे क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ पर फिर एंगल 0 की तरफ जा रहा है। यहाँ पर स्लोप मिनिमम हो गई, यहाँ पर फिर एंगल बढ़ना शुरू हो गया, यहाँ पर फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, और यहाँ पर फिर मैक्सिमम हो गया। तो इसका क्या बोलेंगे कि फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। मतलब पहले ये देखें, यहां पर मैक्सिमम थी, मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ गई, डिक्रीज की, इतने हिस्से में क्या की, डिक्रीज, देन इतने हिस्से में क्या की, इंक्रीज, ठीक है। फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। वेलोसिटी का भी सेम ही लिखेंगे, वेलोसिटी का लिखा है अभी हमने, फर्स्ट डिक्रीजेस, स्लोप भी सेम है, देन इंक्रीजेस। और अगर ये फर्स्ट डिक्रीज होके देन इंक्रीज हो रही वेलोसिटी में, उसमें तो चेंज आ रहा है ना, उसमें एक्सेलरेशन में, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा इसका, नेगेटिव एंड कांस्टेंट। यानी कि
एक्सेलरेशन इसका कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब आप सबने एक दफा ग्राफ को टैली करना है, आपको ये समझ आ जाएगा कि इसने क्यों लिखा है नेगेटिव एंड कांस्टेंट। आहिस्ता आहिस्ता आप भी मेरे साथ ना हिम्मत करनी शुरू करें। अगर नहीं होता बच्चों फिर मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को उधर एक्सप्लेन कर दूंगा ग्रुप में, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोग कर लेंगे बच्चों, लेकिन ना भी हुआ तो मुझे बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगा। अच्छा ये ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसा बनता है। पीछे भी हमने एक जगह पे ये ग्राफ किया था, याद है, याद है जब हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में बनाया था। हाँ ये वही है। अब जरा देखें स्लोप को, स्लोप कैसी है, स्लोप कांस्टेंट है बच्चों। ये देखें यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करें, वही है, यही है, यही है। स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन स्लोप नेगेटिव है। यहाँ पर नेगेटिव का कैसे पता चलता है बच्चों, अगर तो ऐसे आपने बनाया और यहां से, यानी एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है, 90 से कम है। एक्स एक्सिस में ये 90 होता है, एक्स एक्सिस के साथ 90 से एंगल कम है, लेस देन 90 है, ठीक है, एंगल थीटा, तो फिर आपका क्या होती है, स्लोप पॉजिटिव। लेकिन अगर ऐसे है, यानी एंगल 90 से ज्यादा है, अबव देन क्या है, 90 है थीटा, तो फिर एक्सिस स्लोप कैसी होती है, नेगेटिव। तो इसीलिए ये देखें जरा, ये स्लोप नेगेटिव होगी, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस से एंगल कैसा है, 90 से ज्यादा है। ये बातें भी आपको मैं एक दफा दोबारा लिखवाऊंगा, ठीक है। तो नेगेटिव है, वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव है एंड कांस्टेंट है, ठीक है, नेगेटिव और क्या है, कांस्टेंट है। नेक्स्ट थिंग, यहां पर भी वही लिखेंगे, नेगेटिव एंड कांस्टेंट, और इसका क्या लिखेंगे, जीरो, क्योंकि मैंने बोला चेंज इन वेलोसिटी जब तक होगी नहीं तब तक क्या नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे मैं ना आपको एक दो क्वेश्चन करवाता हूं, वो कर लें, ठीक है, देन उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो स्टार्ट करेंगे। बल्कि अभी आपको एक और ग्राफ पढ़ाता हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी पढ़ना चाहिए हमें, वो भी पढ़ा देता हूँ। वेट, पहले एक क्वेश्चन करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारा आज का, चलें, यानी आज तब से अब तक हमने सिर्फ एक क्वेश्चन करना है। ओहो, इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डी ग्राफ भी इसको कह सकते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग bodies, if the displacement time graph of two moving bodies are making, if the displacement time graph of two moving bodies are making an angle of 30 degree and 60 degree with x-axis, या इसको आप एक्स एक्सिस की जगह वो आपसे टाइम एक्सिस भी कह सकता है, ये भी याद रखिएगा। यहां पर एक्स एक्सिस के साथ क्या लिख सकता है वो, टाइम एक्सिस, ठीक है। देन द रेशियो बिटवीन देयर वेलोसिटीज विल बी, आपको मैंने बताया कि स्लोप जो होती है डी ग्राफ की वो क्या देती है बच्चों, वेलोसिटी देती है, बताया ना मैंने। ऑप्शन नंबर 1 था 1/√3, ऑप्शन नंबर 2 था 3/1, ऑप्शन नंबर 3 था 1/3, ऑप्शन नंबर 4 था √3/1। अच्छा, अब हम जरा इसको ना सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। मैंने आपको ये सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स बताई हुई हैं, बहुत इजी ट्रिक थी। मैंने क्या बताया था बच्चों, जल्दी बताएं। v1/v2 ये रेशियो निकालनी है। मैंने बताया था स्लोप कैसे निकलती है, tan थीटा से भी निकल आती है। आपने tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है, tan थीटा, क्योंकि दूसरे वाला लगाएंगे ना वो लंबा हो जाएगा, आपको लेंथी हो जाएगा, क्योंकि उसने स्लोप आपको जस्ट एंगल दिया है। तो एंगल आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था साइन ओवर कॉस करके भी निकाल सकते हैं और tan थीटा से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। मैंने डायरेक्ट निकालने का चूंकि आपको तरीका बताया तो आपको डायरेक्ट को ही प्रेफर करना है, ठीक है। क्या होगा, 1/√3 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। ये देखें जरा क्या हो गया, 1/√3 मल्टीप्लाई बाय √3। जिन बच्चों ने पहला लेक्चर लिया हुआ है पता है यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 1/3, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 1/3। तो आंसर कौन सा करेक्ट हुआ बच्चों, आंसर कौन सा करेक्ट हुआ, आंसर नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। ये भी इंपॉर्टेंट ग्राफ है,
ये भी आपको समझ आना ज़रूरी है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन हम आज इक्वेशन ऑफ मोशन ज़रूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों ने परेशान नहीं होना, सिलेबस आपका इन टाइम कवर होगा, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारा मसला है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये ग्राफ क्या करता है, इट टेल्स अस द वेरिएशन इन वेलोसिटी, tells us the variation in velocity with time, in velocity with time, ठीक है। अब इसकी स्लोप क्या देती है ये आप लोगों ने बताना है मुझे। वीटी ग्राफ की स्लोप क्या देती है और उसका एरिया क्या देता है, एरिया अंडर द ग्राफ क्या देता है और स्लोप क्या देती है, सोचें जरा। वी टी ग्राफ है, वी ओवर टी करें, क्या बनाइए, अभी पढ़ा के हटाओ, एक्सेलरेशन बच्चों जल्दी बोला करें। और वी मल्टीप्लाई बाय टी क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, ये भी आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। या डिस्प्लेसमेंट कह लें या डिस्टेंस कवर्ड कह लें, वो डिपेंड नहीं करता, वो आपको मैं बेसिक्स बता चुका हूँ, अब उस बारे में बहस करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ग्राफ की लाइन 1 2 3, बस ठीक है, ये हो गया ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ बनेगा, ड्रॉ हेल्प नहीं ड्रॉ, अच्छा वेलोसिटी, ठीक है। फिर आपके पास होगी यहाँ पर स्लोप और यहाँ पर आपके पास क्या आएगी, एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं पहला ग्राफ बना के। पहला ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, वी टी स्ट्रेट लाइन ग्राफ। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी बच्चों कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी अगर ऐसे होती ना, हम तब कहते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही, यानी वो वाई एक्सिस में कोई भी डिस्टेंस कवर कर रही होती है, क्योंकि वो वाई एक्सिस में नहीं सिर्फ एक्स एक्सिस में कवर कर रही है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। स्लोप क्या है, स्लोप जीरो है, मैं बता चुका हूं कैसे जीरो है, स्लोप जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, बात खत्म, नेक्स्ट। अब इसको बार बार एक्सप्लेन तो नहीं ना करूंगा बच्चों, मैं एक दफ़ा इतनी डिटेल में ऊपर बताया मैंने आप लोगों को, बाकी आज आप लोगों का स्लोप में से भी काफ़ी काम कवर हो गया है। मैं सोच रहा था कि स्लोप आप लोगों को बाद में ही करवाई जाए, लेकिन उम्मीद है कि आज काफ़ी कवर हो गया। इंशाल्लाह कल एक लेक्चर इस पे आपको डेडिकेटेड बना दूंगा। और बोले, अच्छा ये बन गया वी टी ग्राफ, ठीक है। दोबारा से, अब ये क्या प्रोपोर्शनल लाइन है, ये इसका वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी चूंकि देखें यहाँ पर जीरो थी, यहाँ 2 3 4 5, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, वेलोसिटी क्या कर रही है बच्चों, इंक्रीज। अच्छा आगे क्या है, आगे हमारे पास है स्लोप, स्लोप क्या कर रही है बच्चों, पहली बात है कि स्लोप का 90 से कम है एंगल तो क्या होगी, पॉजिटिव। दूसरी बात क्या है, टेंजेंट सबका सेम रहेगा तो कांस्टेंट, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कैसा होगा बच्चों, सेम, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, ठीक है बच्चों, आगे समझ। अब हम नेक्स्ट ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्राफ हमें क्या कहता है, ये भी अब एक्सप्लेन तो करने की बच्चों इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना, मैं आपको जितना करवा चुका हूँ पहले ही, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ आपसे कहता है, एक सेकंड बना लेने दें पहले मुझे, फिर बताता हूँ क्या कहता है। नेक्स्ट ग्राफ आपसे कहता है वी टी, ये आपका ग्राफ। अब ज़रा फटाफट आप मुझे बताएं कि वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी कैसी है, इंक्रीज़ कर रही है बच्चों। दोबारा से देखें, वो मैंने बता चुका हूँ, दोबारा क्या बताऊँ। अच्छा अब कैसा है, ये एंगल कितना है, 90 से कम है तो क्या हुआ, पॉजिटिव। और स्लोप कैसी जा रही है, इंक्रीज़ हो रही, कैसे इंक्रीज़ हो रही, ज़रा देखें, टेंजेंट जीरो पे बढ़ रहा है और मैक्सिमम हो गया, समझ आ गई। ये भी क्या होगी, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, ठीक है। ये भी समझ आ गई आप लोगों को, एक्सप्लेन हो चुका है, इसीलिए मैं बार बार नहीं कर रहा बच्चों, कि टाइम भी बचाना है हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगली चीज़ आपके पास आती है, वो क्या है, वो ग्राफ बना लेता हूँ फिर बताता हूँ। वी टी ग्राफ है, ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये इस कर्व शेप में आया, ठीक है। अब दिखाएं ज़रा, वेलोसिटी क्या कर रही है, दोबारा से इंक्रीज कर रही है, ऑल्दो कांस्टेंट नहीं है, मैंने कांस्टेंट होना ना होना नहीं पूछा, मैंने पूछा इंक्रीज कर रही है कि नहीं कर रही है, हमने अभी यही आंसर करना है, इंक्रीज कर रही है।
अच्छा इसका वो क्या है, स्लोप क्या कर रही है, स्लोप क्या कर रही है, स्लोप कर रही है डिक्रीज, लेकिन क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस डिक्रीजिंग, क्या है पॉजिटिव प्लस डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव प्लस डिक्रीजिंग। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा हम अगले ग्राफ की तरफ चलते हैं। ग्राफ आप लोगों को इंशाल्लाह रटा देने हैं ऐसे कि आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़नी ग्राफ कहीं से पढ़ने की इंशाल्लाह। नेक्स्ट ग्राफ थोड़ा सा क्रिटिकल है, ये कभी कभी वो कन्वेंशन चेंज करके भी देता है, कन्वेंशन चेंज करके इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन दूंगा तब आप लोगों को समझ आएगी, अभी ऐसे नहीं बता सकता मैं, अभी जस्ट अब बेसिक कॉन्सेप्ट समझे। अच्छा वो क्या कह रहा है यहाँ पर, पहली बात है कि स्लोप कैसी है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर लिख दें नेगेटिव। ठीक है, वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी कैसी है, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, अभी रुकें। अब जरा ना मेरी तरफ गौर से देखें, आपके हाथ में बॉल है, फॉर एग्जांपल आप खेल रहे हो, आपके हाथ में बॉल है, आपने बॉल ऊपर फेंकी है, ठीक है, बॉल इस पॉइंट पे पहुंची, यहां पर वेलोसिटी उसकी हुई 0 और यहां से वो वापस गिरी और यहां पर वेलोसिटी फिर बढ़ी, यहां से ऊपर जाते हुए वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, और इस तरफ को आते हुए वेलोसिटी क्या कर रही है, बढ़ रही है, नीचे से ऊपर यहां पर वेलोसिटी क्या है मैक्सिमम, यहां पर वेलोसिटी क्या है मैक्सिमम, यहां पर वेलोसिटी क्या है मिनिमम, यहां से यहां जाते हुए क्या हो रही है वेलोसिटी कम, यहां से यहां क्या हो रही है ज्यादा। जरा यही ग्राफ नहीं है, ये देखें मैक्सिमम वेलोसिटी फिर कम होते 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 0 0 और फिर वहां से नेगेटिव की सिमत में बढ़ रही है। अब कैसे बढ़ रही है, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, तो बिल्कुल वैसे ही 1 ये नेगेटिव होते हैं ना, बस ये नेगेटिव तो डायरेक्शन को ही शो करेगा 1 2 3 4 5। ठीक है, पहले पॉजिटिव 5 थी, पहले पॉजिटिव 5 थी, ठीक है, और अब क्या है नेगेटिव 5। समझ आई ग्राफ की, ये क्रिटिकल ग्राफ था लेकिन इंशाल्लाह आपको उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी। नेगेटिव एंड कांस्टेंट, स्लोप कैसी है इसकी, नेगेटिव एंड कांस्टेंट, ये देखें चेंज नहीं कर रही, मतलब कि कांस्टेंट है ना, स्लोप तो चेंज नहीं ना कर रही, हमने स्लोप को देखना है अभी। सिमिलरली इसकी एक्सेलरेशन भी क्या होगी, नेगेटिव एंड कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, समझ आ गई है इस ग्राफ की। अगर इस ग्राफ में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे उधर पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। अच्छा हम जरा अब लास्ट ग्राफ रहता है आप लोगों का, यस एक ग्राफ रह गया, वो भी बना लेते हैं। चलिए आप लोगों का ग्राफ वाला तो मसला हल हो गया ना आज आपके मोस्टली जो बार बार वो ग्राफ पूछता है ना वो सारे हो गए हैं। VT, ठीक है, ये तिरछी लाइन आएगी यहां पर, कैसी तिरछी लाइन। अच्छा अब आप देखें स्लोप क्या, पहले वेलोसिटी देखें, वेलोसिटी क्या कर रही है बच्चों, इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अच्छा पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक्स एक्सिस के साथ जरा एंगल देखें, एक्स एक्सिस ये होगा अगर होता है यहाँ पर, ठीक है, एंगल देखें 90 से कम में कैसी है, पॉजिटिव है, ठीक है, और क्या है टेंजेंट चेंज हो रहा है, नहीं कांस्टेंट है, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, जो स्लोप है वही एक्सेलरेशन है, क्योंकि स्लोप ही तो एक्सेलरेशन है यहाँ पे, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। आप लोगों का ग्राफ वाले क्वेश्चन सारे डन हो चुके हैं। अब हम थोड़े से, ये क्या प्रॉब्लम है फिर से, ये कभी कभी ना बहुत इरिटेटिंग होते हैं सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। अच्छा अब हम ना इसके बारे में कुछ कर लेते हैं MCQs, ठीक है। आज सुबह भी एक बच्चे ने मुझसे MCQ किया था, वही मैं लिख देता हूँ, बल्कि वो नहीं है, ये और है। द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन फॉलोइंग ग्राफ, यानी वो कह रहा है इस ग्राफ में बताओ टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर हुई है, ठीक है, ये हमने बताना है। ग्राफ कुछ ऐसा है, ग्राफ को टैली आप लोग ही करेंगे, मैं जस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। ग्राफ कुछ ऐसा है, एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल, ये ग्राफ है तकरीबन, ठीक है। अब यहाँ पर पॉजिटिव की मैक्सिमम वैल्यू 10 है और नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू भी -10 है, यहाँ पर 0 है, और टाइमिंग ऐसे है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 सॉरी यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 10 है। अब आपने बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ है,
हाउ अनोइंग इट इज, सॉरी यार ये कितना अनोइंग है सीरियसली। ये मैं दोबारा बनाता हूँ, 1 मिनट रुक जाए, ग्राफ दोबारा बना देते हैं। ये देखें ज़रा, ये है पॉजिटिव मैक्सिमम, ये है नेगेटिव मैक्सिमम। यहाँ से ये एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल, चौथा ट्रायंगल। यहाँ पर 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है। ठीक है, अब वो कहता है डिस्टेंस बताओ। तो डिस्टेंस मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव सारा काउंट होगा, वो कैंसिल आउट नहीं होता। तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव सारा जब काउंट होगा तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ज़रा इस ग्राफ का पहले आप देखेंगे ये ग्राफ कौन सा है। ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कैसा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, पढ़ाया ना मैंने। अच्छा, अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, वो कैसे निकलेगा? ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, हाफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, लेंथ इसकी कितनी है? इसकी लेंथ कितनी है? 10। विड्थ कितनी है? विड्थ इसकी कितनी है टोटल? 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 है। ठीक है, 2 रह जाएगा। पहले का निकला 20, दूसरे का आप लोग कैलकुलेट करें, मैं वेट करता हूं। बस नेगेटिव नहीं पुट करना, ठीक है। तो आप लोगों का कितना आ जाएगा जरा सोच के मुझे बताएं। दूसरे का बच्चों 10 मीटर होगा, पहले का 20 मीटर होगा, तीसरे का भी 20 मीटर होगा। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस टोटल कितना हो गया? 50 मीटर। ठीक है, सिमिलरली अब डिस्प्लेसमेंट की बारी है। डिस्प्लेसमेंट में आपने नेगेटिव को पॉजिटिव से कैंसिल आउट करना है। ठीक है, यहां पर कितना है? यहां पर है 20 मीटर। यहां पर कितना है? प्लस 20 मीटर। पॉजिटिव में कितना है? 20 मीटर। नेगेटिव में कितना है? -10 मीटर। ठीक है, जरा 40 - 10 कर दें, कितना आएगा? 30 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है आपके पास? 30 मीटर। डिस्टेंस कितना है आपके पास? 50 मीटर। आपका आंसर कितना आ रहा है? आपका आंसर होगा 50 मीटर डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर पूछे तो कितना है? 50 मीटर इसमें। और डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे पूछे तो कितना है? 30 मीटर। समझ आ गई बच्चों? समझ आ गई? कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, अब आप लोगों को एक और क्वेश्चन करवाता हूं, और ये मतलब गालिबन इंपॉर्टेंट भी है। बच्चे इसमें कंफ्यूज या जाते हैं, समझ रहे हैं ना, कंफ्यूज या जाना। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, वो कहता है इफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं ना, फॉर अ बॉडी। कहता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी इज शॉन बिलो। ठीक है, इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज शॉन बिलो, डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम 4। डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम 4। कहता है डिस्प्लेसमेंट इनमें से किस ग्राफ के लिए मैक्सिमम होगी? तो ग्राफ क्या है? वो ग्राफ ये है। ग्राफ ये बना दिया मैंने आपके सामने। v, ठीक है, t वेलोसिटी टाइम। ठीक है, पहला ग्राफ है ये, दूसरा ग्राफ आपके पास है ये, तीसरा ग्राफ है आपके पास ये। नंबरिंग है 1 2 3। अब वो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से सबसे ज्यादा डिस्टेंस कि डिस्प्लेसमेंट किस ग्राफ में कवर हुआ है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या आपको देता है? एरिया बताता है। एरिया इनमें एरिया डिस्प्लेसमेंट बताता है ना। तो एरिया सबसे ज्यादा किस ग्राफ का है? इस ग्राफ का है, या इस ग्राफ का है, या इस ग्राफ का? ये तो देख के पता चल रहा है कि इस ग्राफ का एरिया सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस किस में कवर होगा? किस में कवर होगा बच्चों? इसमें। ये फॉर एग्जाम्पल 1 में सबसे ज्यादा क्या कवर हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या है? मैक्सिमम। ठीक है, अब आपसे एक्सेलरेशन का भी मैं चलो पूछ लेता हूं। स्लोप इसकी क्या देगी आपको? एक्सेलरेशन। अब इनमें से देखें 90 के करीब तर कौन सा है? 90 के करीब कौन सा है? इधर अगर देखें तो फॉर एग्जांपल ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है। तो एक्सेलरेशन किस पे मैक्सिमम है? एक्सेलरेशन मैक्सिमम है इस पे। ठीक है, एक्सेलरेशन 3 वाले पे मैक्सिमम है। और डिस्प्लेसमेंट किस पे मैक्सिमम है? डिस्प्लेसमेंट 1 वाले पे मैक्सिमम है। समझ आ गई कैसे? आप लोगों को ये बातें मैं बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके आया हूं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चंस इक्वेशन ऑफ मोशन के। किसके बच्चों? इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, यहां पर आपने ना एक बात याद रखनी है कि इक्वेशन ऑफ मोशन, आगे हम पढ़ने लगे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। 9th से आप पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें आपने एक बात याद रख लेनी है, इज ओनली एप्लीकेबल, इज ओनली applicable when acceleration is constant। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? जब आपने ये लगानी तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए बच्चों? कांस्टेंट होना चाहिए। ये बात आपने रट लेनी है, याद रख लेनी है। ठीक है,
अब हमने ना, मैं आप लोगों को कुछ एक पहले तो सबसे पहले हम लिखवाते हैं एक इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके सामने मैं लिखता हूँ। ये यूज कब होगी ये मैं उर्दू में लिखूँ, बोलूंगा, आपने लिख लेना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब ये यूज कब होगी, तो अब लिखें, उर्दू में एक लाइन लिखवाता हूं, लिखें, जब डिस्टेंस ना दिया गया हो, ठीक है, तो बाकी किसी क्वांटिटी को मालूम करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल की जाती है। मतलब मोशन के अंदर हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए। डिस्टेंस होता है हमारे पास, वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होता है, या टाइम होता है। अभी देखें, अगर तो आपके पास डिस्टेंस है ही नहीं, क्वेश्चन में है ही नहीं, आपको वो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने को कहता है, आप इससे निकाल सकते हो। आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी देकर टाइम कैलकुलेट करने को कहता है, आप निकाल सकते हो। आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम देकर वेलोसिटी कैलकुलेट करने को कहता है, आप निकाल सकते हो बच्चों। इसमें सिर्फ आप क्या नहीं निकाल सकते, इससे डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल इसका एक क्वेश्चन कर लें, उसके बाद मैं इसका आपको एंड में एक छोटा सा ग्राफ बना दूंगा, वो बड़ा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है बच्चों। तो कहता है, क्वेश्चन है इसका, इफ अ कार एक्सेलरेट्स, कहता है एक कार है जो क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली, इफ अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू अ वेलोसिटी, a car accelerates uniformly from rest to a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इन 50 सेकेंड। कितने सेकेंड्स में कितनी स्पीड गेन की, 50 सेकेंड में उसने 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड गेन की। ये 10 मीटर पर सेकेंड 11 लिख दिया। द एक्सेलरेशन ऑफ कार इज, अब देखिए आप, डिस्टेंस आपको दिया उसने, डिस्टेंस आप बोलेंगे नहीं दिया सर। मैं बोलूं वेलोसिटी दी है उसने, आप बोलेंगे यस सर। मैं बोलूं टाइम दिया उसने, आप बोलेंगे यस सर। मैं कहा जब उसने डिस्टेंस नहीं दिया हुआ तो आप स्कूल से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, कैलकुलेट कर लें। आप बोलेंगे सर मुझे एक बात बताएं कि एक्सेलरेशन भी तो उसने नहीं दिया, एक्सेलरेशन क्यों नहीं दिया? मैं बोलूँगा उसने बोला तो है कि वी आई क्या है, 0, ठीक है। एक्सेलरेशन ही तो बल्कि उसने कैलकुलेट करने को बोला हुआ है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा क्वेश्चन। वो क्या हो जाएगा बच्चों, देखें ज़रा इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करें। आपको एक मजे की चीज़ दिखाता हूँ। वी एफ माइनस वी आई कर दें, ये इधर चला गया, वी एफ माइनस वी आई हो गया, इधर क्या बचा, ए टी, वी एफ माइनस वी आई ओवर ए टी। क्या यही फॉर्मूला हम एक्सेलरेशन में नहीं पढ़ के आए हैं ना बच्चों? एक्चुअली में आपको फॉर्मूला ड्राइव करना आना चाहिए कि हम फॉर्मूले को खुद ब खुद कैसे बना सकते हैं। ये आप लोगों को हाथ खुद सेट होना चाहिए। अभी देखिए मैंने इक्वेशन से अपने आप फॉर्मूला ड्राइव किया जो कि एक्चुअल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, यहीं से ड्राइव होती हैं सारी चीज़ें बच्चों। अच्छा अब जरा इसमें वैल्यूज पुट करें, कितनी है 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 50, आंसर क्या आ गया आपके पास 1/5। 1/5 कितना होता है बच्चों, 0.2 होता है। आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होनी चाहिए ये कैलकुलेशंस के लिए बच्चों, ये बात मेरी याद रखें कि आप लोगों को कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बगैर कैलकुलेटर ये वैल्यूज आपकी निकलनी चाहिए। अच्छा अब अगली इक्वेशन ऑफ मोशन कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, ये क्या कहती है, ये कहती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, ठीक है। अब ए टी स्क्वेयर आ गया। अब यहां पर भी एक उर्दू में फिक्रा लिखें कि जब फाइनल वेलोसिटी ना दी गई हो, जब फाइनल वेलोसिटी ना दी गई हो तो बाकी तमाम तर क्वांटिटीज को मालूम करने के लिए, जब फाइनल वेलोसिटी ना दी गई हो, जब फाइनल वेलोसिटी ना दी गई हो तो बाकी तमाम तर क्वांटिटीज को मालूम करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल होती है। ये लिख लिया आपने। अच्छा इसका क्या मतलब है, अगर वो आपको वी आई दे दे, टी दे दे, ए दे दे, आपको बोले डिस्टेंस बताओ, आप बोलोगे लो इजी पीजी सर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको वो वी आई दे दे, वी एफ दे दे, ठीक है, और साथ में दे दे ए दे दे, आप बोलोगे मैं बोलता हूँ डिस्टेंस निकाल के दो, आप बोलोगे सर नहीं इससे नहीं निकल सकता क्योंकि इसमें क्या नहीं है, वी एफ नहीं है, इसमें फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। यानी जब भी आपको फाइनल वेलोसिटी भी दे दे तो आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ मूव ही नहीं करना, सोचना ही नहीं है। जब आपको डिस्टेंस
दे दे और आपसे कोई क्वांटिटी को मालूम करने को कह दे तो आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ नहीं जाना। ये एक हिंट है, आप लोगों को याद रखने में ये मदद देगा। ठीक है, अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं अपने मामूल के मुताबिक। कहता है, क्वेश्चन लिखता है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। कहता है एक बॉल हमने अपवर्ड फेंकी है वर्टिकली फ्रॉम अ 100 मीटर हाइट दे दी, यानी उसने डिस्टेंस दे दिया आपको। ठीक है, विद वेलोसिटी, अब ये उसने आपको इनिशियल वेलोसिटी दी, क्यों? क्योंकि वो बोला इस वेलोसिटी से फेंका है हमने 5 मीटर पर सेकेंड। द टाइम टेकन बाय द बॉल, द टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, द ग्राउंड विल बी। अब आप फौरन से देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें दी हुई हैं। अब बोलेंगे सर उसने एस दिया हुआ है, उसने आपको क्या दिया हुआ है, उसने आपको वी आई दी हुई है। ठीक है, उसने आपको टी, आपसे उसने दरियाफ्त किया, पूछा है। ठीक है, आपको उसने दो चीज़ें दे दी हैं और आपसे उसने तीसरी चीज़ पूछ ली है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी तो यही है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ज़रा आप इससे सॉल्व करें फटाफट आप सब सॉल्व करें, फिर मैं भी करता हूँ। हो गया बच्चों? हो गया है, हम शुरू करें। अच्छा बच्चों, आप इसको सॉल्व कर लिया होगा, मैं करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हमने डिस्टेंस को नेगेटिव लेना है, क्यों? क्योंकि वो ऑपोजिट साइड पे कवर हो रहा है, नीचे को कवर हो रहा है। ठीक है, वेलोसिटी उसने आपको दे दी है 5, टी दे दिया प्लस हाफ। अब आप बोलेंगे सर ए तो दिया नहीं, मैं बोलूँगा नेगेटिव जी पुट करेंगे 10। ठीक है, क्यों नेगेटिव जी पुट करेंगे? क्योंकि अगेंस्ट किसके है? ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट जो जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या पुट करते हैं? नेगेटिव जी। ठीक है, नेगेटिव जी, क्योंकि अगेंस्ट आ रहा है। ठीक है, आपने ये बात याद रख लेनी है। और अब आपने ये 5t प्लस ये हो जाएगा आपके पास -5t²। ठीक है, इसमें से आप 5 कॉमन ले लें। ठीक है, अगर आप 5 कॉमन ले लेते हैं तो फिर आपके पास क्या बचता है बच्चों? बल्कि 5 नहीं कॉमन लें, -5 कॉमन लें, -100 -5t -t²। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है जब आपने मैथ किया था ना 9th-10th में, तो ये 9th-10th का लाइट सा मैथ है, तो इसको ज़्यादा नहीं सोच के तो दिल पे लेके बैठ जाना कि सर इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, ये बहुत इजी हैं। ठीक है, यूँ लिख लें, उसके बाद रीअरेंज कर दें, t² -t -20, ठीक है, इज़ इक्वल टू 0। आगे समझ? अब ये हो गया, उसके बाद आप इसके फैक्टर्स बना लें। फैक्टर्स बनाएंगे तो वो बनेंगे आपके पास t² -5t, हाँ, और प्लस 4t -20। ये आपने किया हुआ, इस तरह की क्वेश्चन आपने किए हैं। t² -5t प्लस 4t -20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से अगर आप कॉमन ले लें, t कॉमन आएगा, t -5 आ जाएगा इधर, प्लस 4 कॉमन आएगा, t -5 आ जाएगा इधर, ये 0 हो गया, t + 4 हो गया, t -5 हो गया। अब इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करें, t + 4 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। टाइम माइनस में कभी होता नहीं, इसलिए ये आंसर कभी नहीं बन सकता। t -5 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 5, तो ये आंसर करेक्ट होगा, यानी कि 5 सेकेंड उसको लगेंगे। आगे समझ? आगे बच्चों? अच्छा, यहाँ पर जो है ना, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर तो इनिशियल वेक्टर के, जो इनिशियली आपको कोई वेक्टर दिया गया है उसके ऑपोजिट कोई वेक्टर मूव करे, ठीक है, तो फिर हम उसको नेगेटिव लेते होते हैं। ठीक है, समझ आ गई? अब मैंने ये बात क्यों बोली है, जो ऊपर मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया है ना नेगेटिव, उसकी ये बात आपको तब समझ आएगी जब आप उसकी बात करेंगे, क्योंकि हम उसके ऑपोजिट साइड पे जब डिस्टेंस कवर करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको ये बात समझ आ जाएगी। इनिशियल के ऑपोजिट जाएंगे तो आपको नेगेटिव लेना होगा, ये बात ठीक है, समझ आ गई? अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे साथ साथ बताते जाइएगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है,
ये क्या कहती है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ठीक है, ये सिंपल है। इसमें भी उर्दू में वैसे ही एक लाइन लिख लें साथ कि जब टाइम ना दिया गया हो, यानी वक्त आपको नहीं दिया गया और बाकी तमाम तर क्वांटिटीज़ मालूम हो तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। यानी टाइम नहीं दिया गया, बाकी कोई भी क्वांटिटी उसने आपसे पूछ ली तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। यहाँ तक कि कई दफ़ा ऐसा होता है पेपर में वो एक्सेलरेशन पूछ रहा होता है और उसने आपको टाइम नहीं दिया गया होता, तब भी आपने ऐसे ही करना होता है, वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर ओवर 2s पुट करके आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये फॉर्मूले याद रखने हैं। उसके बाद हम इसका भी एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखें क्वेश्चन, इफ अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी, ठीक है, इफ अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, कहता है कार की वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, इज ब्रॉट टू रेस्ट, यानी उसकी अब वी एफ कितनी कर दी आपने, फाइनल वेलोसिटी कितनी कर दी, ब्रॉट टू रेस्ट, यानी कितनी कर दी, 0, इन कितने कितने डिस्टेंस में, टाइम नहीं उसने देना आपको, 25 मीटर, ठीक है, डिस्टेंस, देन एक्सेलरेशन ऑफ द कार विल बी, ऑफ कार विल बी। इसी क्वेश्चन की मैं ऊपर जिक्र कर रहा था। सिंपली वो फॉर्मूला पुट करें, वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर ओवर टू एस, सॉरी, ठीक है, वी एफ स्क्वेयर कितना है, 0 का स्क्वेयर माइनस 100 आ जाएगा क्योंकि 10 का स्क्वेयर हमेशा 100 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 25, ये हो जाएगा 50, माइनस 100 डिवाइडेड बाय 50, आपके पास आंसर आ जाएगा -2, क्योंकि रिटार्डेशन हो रही है, और -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर आएगा यहाँ पर। समझ आ गई बच्चों, समझ आई कि नहीं आई, आ गई है समझ बच्चों, ठीक है, ओके, हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब आगे आप लोगों को ना मैं ऐसा करता हूँ कि एक और लाइन लिख लें। मैंने आपको ऊपर लिखवाया था ना कि इक्वेशन ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, या आप यूँ कह लें कि लीनियर मोशन, लीनियर मोशन हो, ठीक है, या आप लिख लें लीनियर मोशन में हमेशा क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है एक्सेलरेशन, ठीक है, लीनियर मोशन हो विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह लें, चले यूँ लिख लें, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये थोड़े रट्टे वाले पॉइंट होते हैं, इनमें कोई समझने वाली इतनी बात नहीं है इस चैप्टर में, इसीलिए इसमें आगे समझने वाली बातें आती हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे, ठीक है, वो इंशाल्लाह करेंगे हम। ये एक लाइन लिख लें, बल्कि ये मुझे लग रहा है आपको ये पॉइंट कंफ्यूज करेगा, क्वांटिटीज़ क्वालिटीज़ लिखने लगा था, क्वांटिटीज़, ठीक है, ऑपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी, वो क्वांटिटीज़ जो कि इनिशियल वेलोसिटी की क्या होती हैं, ऑपोजिट, आर टेकन एज नेगेटिव, टेकन एज नेगेटिव, quantities that are opposite to the initial vectors are taken as negative. For example, example लिख लें यहाँ पर, when a body is thrown upward against gravity, upward against ग्रेविटी, ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज नेगेटिव। ये मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि आपने नेगेटिव क्यों लिया है, ये उसी की मैंने एक लाइन लिख दी है ताकि आप लोगों को याद रहे बच्चों, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप लोगों ने इसको गड़बड़ कर देना है, ठीक है, मुझे उम्मीद है इस चीज़ की, ठीक है। अब ज़रा ना कुछ हम लिख लेते हैं थोड़े से, यू कैन से के रिलेशंस ही हैं जो हमने ड्राइव किए थे मुख्तलिफ, ठीक है, वो मैं भी आपको लिखवाता हूँ, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे जाकर, ठीक है। यहाँ से लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले आप लिखें यहाँ पर, वैसे लेक्चर लेंथी हो जाएगा आज वाला, लेकिन चले कोई नहीं, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिखें सबसे पहले ये छोटा सा ग्राफ बनाएं, सॉरी टेबल,
यहाँ पर लिखें वी आई, यहाँ पर लिखें वी एफ, यहाँ पर लिखें एक्सेलरेशन, यहाँ पर लिखें डिस्टेंस, यहाँ पर लिखें टाइम, यहाँ पर लिखें इक्वेशंस। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये कब एप्लीकेबल होगी, जब आपको वी आई दिया गया हो, यानी वी आई का जिक्र हो, वी एफ का हो, ए का हो, टी का हो, उसमें डिस्टेंस का जिक्र नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, तभी एप्लीकेबल होता है। अच्छा, दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन भी लिख लें, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT²। ठीक है, ये कब एप्लीकेबल होगी, जब वी आई दिया हो, वी एफ का जिक्र ना हो, ए एस टी का जिक्र हो। ठीक है, और तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगेगी, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। इन चीज़ों को मैं बहुत डिटेल में करवा चुका हूँ, इसलिए अब मैं ज़रा स्पीड में जा रहा हूँ। ठीक है, टाइम का जिक्र ना हो उसमें। ठीक है, अच्छा हम आगे बढ़ लेते हैं अब। तो आगे बच्चों ये है कि आपने ना अब देखना है कि हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को मॉडिफाई कैसे कैसे करना है, यानी अब मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है यहाँ पर, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप देखें कि सबसे पहली हेडिंग लिखें मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन कैसा, डाउनवर्ड, यानी हमने बॉडी को ऊपर से नीचे फेंका है, डाउनवर्ड। ठीक है, तो जब भी डाउनवर्ड मोशन होगा तो इधर एक छोटी सी डायग्राम से बना लें, ये बॉल नीचे को आएगी। ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, जहाँ पर ड्रॉप कर रहे हैं जिस टाइम पे, वहाँ पर चूंकि हमने थ्रो नहीं कहा, हमने यहाँ पर वर्ड जो यूज करने ना, वर्ड आप लोगों ने समझने। अगर तो मैं यहाँ पर वर्ड लिख देता हूँ ड्रॉप का, वो इक्वेशन क्वेश्चन में लफ्ज लिखता है ड्रॉप का, यहाँ लिखता है रिलीज का, यहाँ लिखता है ड्रॉप का। ठीक है, ड्रॉप या रिलीज लिख दे तो आपने वेलोसिटी कैसी लेनी है, वी आई कैसी लेनी है, 0। लेकिन अगर वो स्टार्टिंग में लिख दे कि थ्रो का लफ्ज, THROW थ्रो, तो फिर वेलोसिटी कैसी होगी, वेलोसिटी नॉन जीरो लेनी है। ठीक है, वेलोसिटी फिर वो आपको बताएगा या आपसे कैलकुलेट करने का कहेगा। ठीक है, वेलोसिटी जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये मैंने आपको ऊपर एक ग्राफ में भी बताया, इंक्रीजेस वेलोसिटी। और इधर हमने एक्सेलरेशन कैसा लेना है बच्चों, एक्सेलरेशन इज जी, और जी की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अप्रॉक्सीमेटली आप कितनी इसको पुट करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर एक क्वेश्चन में पुट भी की है। अच्छा, अब यहां पर एक और हेडिंग लिख लें, ये मैंने आपको एक बेसिक बताया। अब लिखें रिलेशन बिटवीन वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, तो क्या होगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ इज इक्वल टू जी टी। क्यों जी टी, क्योंकि हम ऊपर इक्वेशन जिसकी बात कर रहे हैं उसमें हमने वी आई कैसी ली है, 0, क्योंकि हम ड्रॉप या रिलीज की बात कर रहे हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन आया तो वी एफ का टाइम के साथ कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्टली, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट। जब डायरेक्टली होता है तो आपको पता है ग्राफ कैसा बनेगा इसका, वी एफ ओवर टी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। यहाँ पर वी आई क्या है, 0 है, ये याद रखना है। याद है मैंने आपको इसकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी लिखवाई हुई है लेक्चर नंबर 1 में गालिबन, जो हमारा 0 लेक्चर था। ठीक है, 0 चैप्टर था। ये हो गया रिलेशन बिटवीन फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम व्हेन द बॉल इज ड्रॉप्ड या रिलीज्ड। सेकंड, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस कह लें, या इसके लिए दूसरा वर्ड आ सकता है हाइट, HEIGHT, हाइट। ठीक है, एंड टाइम, यानी रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस, हाइट और टाइम, यानी हाइट एंड टाइम। डिस्टेंस और हाइट एक ही बात होती है। ठीक है, फॉर्मूला लिखें, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। वी आई कैसी लेनी है हमने इसमें, क्योंकि मैं ओवरऑल उसी की बात ही कर रहा हूँ ना, कि बॉल इज ड्रॉप्ड, रिलीज वाली जो थी मैंने आपको अभी बताया, तो उसी के हम केसेस आगे डिस्कस कर रहे हैं। S इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। ठीक है, समझ गए। उसके आगे लिखें आप, S की जगह आप S भी लिख सकते हैं, इधर H भी लिख सकते हैं। हाफ जी टी स्क्वेयर, टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2H ओवर जी। ठीक है, और इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हो जाएगा T इज इक्वल टू √2H ओवर जी। ठीक है, ये आपने याद रख लेना है, क्योंकि ये आप लोगों को आगे भी हेल्प करेगा प्रोजेक्टाइल मोशन में भी, और कई क्वेश्चन जैसे सॉल्व होते हैं। जी क्या है, कांस्टेंट है, टी कैसा हो जाएगा, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, क्योंकि वो भी कांस्टेंट होता है।
और मैंने आपको फॉर्म बनवाया हुआ है इसका ग्राफ कि जब अंडर रूट के साथ ग्राफ बनाना है तो कैसा बनाना है, ऐसा बनना चाहिए। किसकी तरफ मुड़ रहा है वो, कम वैल्यू की तरफ। कम वैल्यू किसकी है, एच की। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, अंडर रूट। ये सब बातें मैंने पहले लेक्चर में बताई हुई हैं आपको, ठीक है। अब आप एक और थर्ड केस लिख लें, रिलेशन बिटवीन वी एफ एंड हाइट, HEIGHT हाइट, ठीक है। वो क्या है, 2GH इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। वी एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू 2GH, ठीक है। क्यों, क्योंकि वी आई हमने कैसी ली है, 0, ठीक है। आगे वी एफ इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH। याद है ये फॉर्मूला हम बड़ी जगह पे यूज करते हैं बच्चों, बहुत जगह पे। फॉर एग्जांपल आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं, जब हम टॉर्शनरी रिलेशन यूज करते हैं चैप्टर नंबर 6 में, वहां पर जब हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो वो निकलता है डेल्टा एच। क्या ये वही फॉर्मूला नहीं है, वो हम इतना लंबा बर्नौली इक्वेशन लगवाते हैं, पहले प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट, वो इतना लंबा सारा करके सॉल्व तो हमारा ये निकलता है, इधर से सिंपली निकल सकता है। तो इस रिलेशन को आपने याद रखना है, ठीक है। और यहां से जी कांस्टेंट है तो वी एफ के साथ कैसा रिलेशन हुआ, अंडर रूट एच। ग्राफ बनाए, अगर इस तरह इस केस में आपसे ग्राफ पूछ लेता तो कैसा बनेगा वो, यहाँ पे वी एफ आ जाएगा, एच आ जाएगा, ग्राफ आपका ये बन जाएगा दोबारा से, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप लिखना चाहें तो एस इज इक्वल टू वी आई टी आएगा, सॉरी वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। ये मैं टाइम का बना रहा हूँ डिस्टेंस के साथ, वो हमने नहीं ना बनाया पहले, सॉरी बनाया हुआ है लेकिन एक और बना रहा हूँ, सॉरी। एस इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वेयर, जी को कांस्टेंट लेने, हाफ इज एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर। यहाँ इसको दूसरी तरह लिख लेते होते हैं, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच। समझ आ गई, एक ही बात है दोनों की। अच्छा, यहां तक हमने डिस्कस किया है कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड, और ये किस केस में है, रिलीज के केस में है या ड्रॉप के केस में है, ठीक है। अब हम एक और डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद आप लोगों का काफी हद तक चैप्टर कवर हो चुका है। सिर्फ आपका 2-3 चीजें रह जाएंगी, लॉज ऑफ वो रह जाएंगे, न्यूटन के लॉज रह जाएंगे, एंड आपका मोमेंटम वाला रह जाएगा, और प्रोजेक्टाइल मोशन रह जाएगा। कोई नहीं, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी बच्चों, इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट लिखे मोशन। इंशाल्लाह ये एक दफ़ा आप लोगों के हो जाए ना इम्प्रूवमेंट के एग्जाम, तो उसके बाद हमने लेक्चर की क्वांटिटी इंक्रीज कर देनी है, ठीक है। हफ्ते में भी 2 होते हैं ना फिजिक्स के, तो हफ्ते में आपके मिनिमम 4 हुआ करेंगे, ठीक है। वी एफ इज इक्वल टू 0, यहां पर अब वी एफ 0 होगी। क्यों, क्योंकि जब भी आप कोई चीज रिलीज करेंगे बच्चों, सॉरी रिलीज नहीं, आपने थ्रो करना है ना ऊपर की तरफ, तो यहां पर मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद वेलोसिटी 0 होएगी, तभी वो वापस आएगा। वी आई कुछ ना कुछ होगी, तो यहां इस केस में हम क्या पुट करेंगे, वी एफ 0 होगी, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। कैसे, ये मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है एक ग्राफ में भी। जारी बात है, यहां पर अगर 2 है, यहां पर 1 है, यहां पर फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप कह लें 6 है, यहां पर 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, या 1 है, तो ये करके डिक्रीज हो रही है ना, यहां पर आके 0 होगी तभी वो नीचे आएगा ना, तो वेलोसिटी क्या करिए, डिक्रीज। और आपने एक यानी एक्सेलरेशन जी के बराबर लेना है, वो कौन सा होगा, नेगेटिव जी होगा। क्यों, उसके पीछे मैंने आपको एक पूरी लाइन लिखवाई है पहले भी, इससे ज्यादा अब मैं कुछ नहीं कर सकता बच्चों। अब आप लोगों को बस समझना है। सबसे पहले आप देखें, पहला रिलेशनशिप होगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई माइनस जी टी। क्यों माइनस जी टी, क्योंकि ए की जगह आपने ये पुट किया। वी एफ क्या है आपके पास, 0, ये क्या हो जाएगा, 0 वी आई माइनस जी टी। वी आई इज इक्वल टू जी टी, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। पहला रिलेशन ये निकला, आ गया। अच्छा, यहां पर एक और रिलेशन भी निकलता है कि जो टाइम होता है ना, टाइम याद करें जब हम निकालते हैं टाइम प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो वो भी कुछ इस तरह का फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। वी आई ओवर जी, इधर से ही निकला है वो भी। ये मैक्सिमम टाइम जब निकाल रहे होते हैं तो ये फॉर्मूला हम यूज करते होते हैं बच्चों। अच्छा, उसके बाद एक और चीज आ गई आपके पास, वो है दिस, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर, ठीक है। यहां पर हम एस को 0 पुट करते होते हैं। क्यों, क्योंकि हम इस तरह डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, इस तरह कोई डिस्टेंस नहीं कवर हो रहा, वर्टिकल डिस्टेंस कवर हो रहा है, इसलिए एस 0 होगा। एस 0 वी आई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर, ठीक है, जी टी स्क्वेयर हो गया। आगे यहां पर आ जाएगा
हाफ जी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू वी आई टी, टी के साथ टी गया, ठीक है। वी आई इज इक्वल टू सॉरी हाफ जी टी स्क्वेयर, सॉरी जी टी स्क्वेयर नहीं जी टी बस, ठीक है। ये इतनी समझ आ गई बच्चों, आप लोगों को समझ आ गई है? आगे लिखूं? अच्छा यहां पर हम लोग एक और रिलेशन भी निकालते होते हैं, T इज इक्वल टू वी आई टू वी आई ओवर जी, ये फॉर्मूला भी हम यूज करते हैं, याद है? किधर करते हैं भला? प्रोजेक्टाइल मोशन में ही करते हैं बच्चों, ये भी आप लोगों को आ जाएगा समझ। ये रिलेशन सारे लिख रहे हैं जो मैं लिखवा रहा हूं, ये आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा कि कहां पे यूज होने हैं। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब इसका निकालें जरा, वी एफ क्या होगा? अगर आपके पास ये सारे क्वेश्चंस ही हैं एक तरह के जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, कि अगर इस तरह लिखा हो तो आपने उसको ऐसे सॉल्व करना है। वी एफ कैसा है आपके पास? जीरो, यहां पर पुट करें 2gh नेगेटिव 2gh, वी एफ स्क्वेयर आपके पास है जीरो, नेगेटिव वी आई स्क्वेयर आ गया आपके पास, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल आउट हो गया, वी आई इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। ये पहले भी आपको लिखवा चुका हूं, तब भी मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, तब भी आप लोगों ने नोट किया। अच्छा अब इसके ऊपर जरा दोबारा यहां से देख लें, एक तो ये निकलता है इससे, एक ये भी निकल आता है, h इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर ओवर 2g। समझे कि नहीं समझे? ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आप लोगों को लिखवाने लगा हूं, ये मिस ना कीजिएगा। अगर तो आपसे कहते हैं ना कि इस टाइम से इस टाइम के दरमियान में बताओ, यानी फॉर एग्जाम्पल वो कहता है दूसरे से 5वें सेकंड के दरमियान बताओ, तब तो आपने ये सारे फॉर्मूले पुट करने। लेकिन वो अगर आपको कहता है 5th सेकंड पे बताओ, वो आपसे कहता है 2nd सेकंड पे बताओ, वो आपसे कहता है 1st सेकंड पे बताओ, वो आपसे nth सेकंड पूछता है, nth सेकंड आपसे पूछता है, तब आपने ये फॉर्मूला लगाना है, s इज इक्वल टू वी आई प्लस ए ओवर 2n माइनस 1। ये फॉर्मूला मैं कहता हूं लिख लें, रट लें, जो करना है कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके आगे दो कंडीशंस होती हैं, अगर तो यहां से लीनियर है, यानी मोशन क्या है? लीनियर है बच्चों, मोशन क्या है? लीनियर, तो हो जाएगा एस इज इक्वल टू वी आई प्लस ए ओवर एन 2n माइनस 1। ये तो ऐसा ही रहेगा जैसे पहले मौजूद था। n की जगह आपने क्या पुट करना है? n पे आपने टाइम पुट करना होता है बच्चों, ये याद रखिएगा। अच्छा दूसरा आपके पास क्या है? दूसरा है आपके पास डाउनवर्ड। डाउनवर्ड में मैंने आपको बताया हुआ क्या होता है, डाउनवर्ड में क्या होता है बच्चों? वी आई क्या होती है? जीरो, तो फिर क्या होगा? एस इज इक्वल टू, और ए क्या होगा? जी के बराबर हो जाता है, जी ओवर 2n माइनस 1। मैं ये डाउनवर्ड का केस क्यों लिखवाता हूं? क्योंकि सबसे ज्यादा वो इसी का पूछता है आपसे। तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 10 पुट करें इधर, 10 ओवर 2n माइनस 1, ठीक है। एस इज इक्वल टू 5 2n माइनस 1, एस इज इक्वल टू 10n माइनस 5। ये भी एक याद रख लेना, एक रिलेशन ये याद कर लेंगे डाउनवर्ड के लिए है और हॉरिजॉन्टल के लिए ये है, एक्चुअल रिलेशन भी यही है। और वहीं अगर बात आ जाए अपवर्ड की, तो अपवर्ड के लिए भी आसानी है। अपवर्ड के लिए क्या है? अपवर्ड मोशन की अगर वो बात करता है, बस एक फर्क करना है आपने, एस इज इक्वल टू वी आई माइनस जी ओवर एन, ठीक है, 2n माइनस 1। सिंपल, इजंट इट सो सिंपल, इजंट इट सो सिंपल बच्चों। अच्छा अब एक एमसीक्यू लिख लें इसके मुतालिक आपको, ताकि समझ आए। द डिस्टेंस कवर्ड बाय a freely falling body in 3 seconds। अब मैंने थर्ड नहीं लिखा, मैंने लिखा इन 3 seconds। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है? इसको कैसे कैलकुलेट करना है? सोचें जरा, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? इसका तो फॉर्मूला सीधा ही है ना, एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर। अच्छा आपने बोला यहाँ पर हमने वी आई क्यों नहीं पुट की? क्योंकि वो मैंने आपको बता दिया है कि फॉलिंग है और क्या है, वो सारी कहानी आपको मैं बता चुका हूँ, दोबारा नहीं बता सकता। हाफ 10 पुट कर दें, टी कितना है? 3 पुट कर दें, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 45 आपका आंसर आएगा, 45 मीटर, ठीक है। ये आप लोगों को पता चल गया होगा कैसे। लेकिन अगर वो आपसे यही स्टेटमेंट दोबारा लिखी उसने यही स्टेटमेंट हो, सिर्फ लिख दे 3rd सेकंड और एस मिटा दे, यहां से फ्रीली
फॉलिंग बॉडी इन थर्ड सेकंड, थर्ड लिख दिया अब उसने। अब आपने फॉर्मूला ये नहीं पुट करना, अब आप पुट करेंगे S इज इक्वल टू वी आई प्लस जी ओवर एन या ए ओवर एन 2n माइनस 1। अब वी आई क्या है, 0 है, जी ओवर एन 10 जी ओवर 2 सॉरी जी ओवर 2 था ना, हाँ 10 ओवर 2 2n माइनस 1। ठीक है, सॉल्व करें। मैंने आपको वैसे इसका शॉर्टकट बताया हुआ है, लेकिन मैं खुद पूरा सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को होश रहे। 2n माइनस 1 10n माइनस 5। ठीक है जी, ये 10n का ज़रा सॉल्व करें, n की जगह 3 पुट करें, माइनस 5 30 माइनस 5, आंसर कितना आया 25 मीटर। यानी उसने थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है 25 मीटर, और उसने 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है 45 मीटर। ये डिफरेंस है दोनों में। आगे समझ बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। इसके बाद आई डोंट थिंक सो कि आपका इसमें से कोई भी क्वेश्चन गलत होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस सेशन में अपने तमाम तर दोस्तों को ज़रूर ऐड करवाएं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए ही है, और इससे ज़्यादा अच्छा सेशन आई डोंट थिंक सो कोई भी अवेलेबल है। अल्लाह ताला आपका आमीन नासिर हो, और आपको ईमान पे चलने की तौफीक अता करें, और आप लोगों के ईमान में मज़ीद इजाफा करें। आप लोगों को अपने वालिदैन के फरमाबरदार होने की तौफीक अता करें, और इल्म की ये जो तलब है आपके अंदर, इसको मज़ीद उभारें। इन्हीं दुआओं के साथ आज मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ। ठीक है, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।